नमस्कार और हमारी आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 149। ये शायद उतना चर्चा में नहीं रहता, पर देश की वित्तीय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये वो अनुच्छेद है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी उनके काम और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो के विश्लेषण से आई है जो इस अनुच्छेद को काफी अच्छे से समझाता है। पिछली बार हमने अनुच्छेद 148 पर बात की थी, आपको याद होगा? उसमें हमने सीएजी की नियुक्ति और खास तौर पर उनकी स्वतंत्रता पर ध्यान दिया था कि कैसे उन्हें बाहरी दबावों से बचाया गया है। हाँ, वो स्वतंत्रता वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्वतंत्र संस्था, ये सीएजी असल में करते क्या हैं, मतलब उनका रोल क्या है जमीन पर। हाँ, ये जानना तो बनता है। नियुक्ति, स्वतंत्रता सब ठीक है, पर असल काम क्या? तो आज का अपना एजेंडा साफ है, ये समझना कि सीएजी पूरे देश के लिए एक तरह का फाइनेंशियल वॉचडॉग, एक वित्तीय पहरेदार कैसे है। सही। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है और हमारी जानकारी में भी इसका जिक्र है कि देश में इतना पैसा खर्च होता है, हजारों करोड़ों रुपए, इतनी योजनाएं, इन सब का हिसाब कौन रखता है, कैसे रखता है, कौन चेक करता है? लगता है इसका जवाब हमें इसी अनुच्छेद 149 में मिलेगा। तो चलिए इसी को खोलते हैं आज। हाँ बिल्कुल। देखिए, अनुच्छेद 149 का जो मूल सार है वो यही है। संविधान साफ साफ कहता है कि सीएजी जो है वो संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के खातों का लेखा परीक्षण करेगा, ऑडिट करेगा। अच्छा, सभी राज्यों का भी? हाँ, सभी राज्यों का। और ये ऑडिट कैसे होगा, किन नियमों के तहत होगा, ये तय करने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद कानून बनाकर ये सब निर्धारित करेगी। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे देश की राज्य सरकारें भी इसके दायरे में हैं। ये तो बहुत ही बड़ा दायरा हो गया फिर। बहुत बड़ा, बिल्कुल। और यही इस अनुच्छेद की असली ताकत है। इसका दायरा बहुत ही ज्यादा व्यापक है। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के खाते नहीं आते, इसमें शामिल है भारत की संचित निधि, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो सरकार का मुख्य खजाना है। हाँ, जहाँ सारा पैसा आता जाता है। बिल्कुल। फिर सभी राज्यों की अपनी संचित निधियां, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनकी संचित निधियां, और इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज। अच्छा, सरकारी कंपनियां भी? हाँ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और वो सारी सरकारी निगम, सोसाइटीज जिन्हें सरकार से अच्छा खासा पैसा मिलता है, मदद मिलती है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये लगभग 90% से ज्यादा सरकारी खर्च को कवर करता है। 90%? हाँ, और 2024 तक का आंकड़ा देखें तो करीब 56,000 से ज्यादा संस्थाएं या इकाइयां सीएजी के ऑडिट के दायरे में थीं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 56,000 इकाइयां, ये नंबर तो सच में चौंकाने वाला है। इतने बड़े लेवल पे ऑडिट होता कैसे होगा? कोई तय प्रक्रिया है इसकी या सीएजी अपने हिसाब से तय करता है? नहीं, अपने हिसाब से नहीं। जैसा अनुच्छेद 149 में कहा गया था, संसद ने इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया है। ये कानून है सीएजी कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971, मतलब सीएजी ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। यही कानून सीएजी के काम करने का पूरा ढांचा तय करता है कि कौन से खाते देखने हैं, कैसे ऑडिट करना है, रिपोर्ट कैसे देनी है, सब कुछ। और ऑडिट करने के तरीके भी अलग अलग होते होंगे? मेरा मतलब, क्या सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा नियम से खर्च हुआ है या कुछ और भी देखा जाता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ऑडिट सिर्फ हिसाब किताब मिलाना नहीं है। जानकारी के मुताबिक ये 1971 का कानून और जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्य तौर पर 3 तरह के ऑडिट की बात करते हैं। पहला है अनुपालन ऑडिट, यानी कंप्लायंस ऑडिट। ओके। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी खर्चा हुआ वो नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के हिसाब से था या नहीं, क्या रूल्स फॉलो हुए, ये बेसिक चेक है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा है निष्पादन ऑडिट, यानी परफॉर्मेंस ऑडिट। ये थोड़ा और गहरा है। इसमें ये देखते हैं कि कोई सरकारी योजना या प्रोग्राम अपने लक्ष्य हासिल कर भी पा रहा है या नहीं। क्या वो कुशलता से, प्रभावी ढंग से चल रहा है? कहीं पैसा तो लग रहा है पर नतीजा सिफर है। ये जरूरी है जानना। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है और कभी-कभी इस पर बहस भी होती है, वो है औचित्य ऑडिट, यानी प्रोप्राइटी ऑडिट। औचित्य ऑडिट ये क्या है? इसमें ये देखा जाता है कि जो सरकारी खर्चा हुआ वो सिर्फ नियमों के अंदर तो था ही, पर क्या वो समझदारी से,
विवेक से और जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया था? कहीं पैसे की बर्बादी तो नहीं हुई? क्या वो खर्चा जरूरी था? अच्छा, ये औचित्य ऑडिट वाली बात तो ध्यान खींच रही है। मतलब क्या सीएजी सरकार के फैसलों पर ही सवाल उठा सकता है कि ये फैसला लेना ठीक था या नहीं? ये तो एक तरह से पॉलिसी में दखल जैसा नहीं हो गया? खैर, इस पर थोड़ी देर में आते हैं। पहले ये बताइए कि ये जो इतनी मेहनत से रिपोर्ट बनती है ऑडिट की, इनका होता क्या है, कहाँ जाती हैं ये? हाँ, तो सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, अगर वो केंद्र सरकार के खातों से जुड़ी है। अच्छा। और अगर राज्य सरकार के खातों से जुड़ी है तो उस राज्य के राज्यपाल को। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके बाद इन रिपोर्ट्स को संसद में या संबंधित राज्य की विधानसभा में पटल पर रखा जाता है, यानी पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। बिल्कुल। वहीं से ये सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती हैं और फिर इन पर जो संसदीय समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, पीएसी या सार्वजनिक उपक्रम समिति कोपू, वो विस्तार से चर्चा करती हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम विधायिका को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि क्या हमारे संविधान बनाने वाले शुरू से ही सीएजी के इस रोल को लेकर इतने क्लियर थे, या ये बाद में डेवलप हुई सोच है? नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे संविधान निर्माता इस भूमिका को लेकर बहुत सजग थे। हमारे पास जो जानकारी है उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है। उन्होंने जोर देकर कहा था, मैं कोट कर रही हूं, मैं समझता हूं कि शायद महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, उन्होंने कहा वो ऐसा व्यक्ति है जिसे ये देखना है कि संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही पैसा खर्च किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि सीएजी को सरकारी खर्च पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार हो, ताकि ये पक्का हो सके कि जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्च हो रहा है। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल बात है। मतलब संविधान बनाते समय ही ये सोच थी कि सीएजी सिर्फ कोई अकाउंटेंट नहीं होगा, वो संसद और जनता के प्रति सरकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय करने वाला एक गार्डियन होगा। लोकतंत्र के लिए ये कितना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों से एकदम साफ है कि इसे लोकतंत्र में एक चेक और बैलेंस, खासकर वित्तीय मामलों में, बनाए रखने के लिए एक मुख्य स्तंभ की तरह देखा गया था। ये कोई सिर्फ टेक्निकल पोस्ट नहीं है, इसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक अहमियत बहुत गहरी है। तो ये जो भूमिका संविधान में इतनी मजबूती से रखी गई और जिसे 1971 के कानून ने और साफ किया, क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? आज के समय में जब सरकारी काम इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्या सीएजी वाकई असरदार है? हाँ, निश्चित रूप से। अनुच्छेद 149 और 1971 का कानून आज भी पूरी तरह लागू है, और मैं कहूंगी कि सीएजी की भूमिका शायद पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। सीएजी लगातार अहम ऑडिट करता रहता है और उनकी रिपोर्ट्स अक्सर पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनती है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें हाल के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे? हाँ, क्या उदाहरण है? जैसे रेलवे में जो वित्तीय घाटा हुआ, उस पर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी। वक्फ बोर्ड के संसाधनों के मैनेजमेंट में कुछ अनियमितताओं पर रिपोर्ट थी। दिल्ली जल बोर्ड का जो भारी घाटा सामने आया, उस पर रिपोर्ट थी। इस पर शायद हम थोड़ी और बात कर सकते हैं। हाँ, जरूर। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या आयुष्मान भारत जैसी जो बड़ी सरकारी स्कीम्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर भी सीएजी ने ऑडिट किया है। हाँ, ये नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ फाइलों में रहने वाली रिपोर्टें नहीं हैं। ये उन योजनाओं और संस्थाओं से जुड़ी हैं जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। ये दिखाती हैं कि हमारा पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रिपोर्टें सिर्फ नंबर नहीं होती, ये बताती हैं कि क्या जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, क्या सरकारी प्रोग्राम असरदार है, क्या कहीं कोई कमी है या कहीं फिजूल खर्ची या गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और यहीं पर वो औचित्य ऑडिट वाली बात फिर से जरूरी हो जाती है, जिसका जिक्र आपने पहले किया था। हाँ, वही सवाल कि क्या सीएजी को सिर्फ नियम देखने चाहिए या सरकार के फैसलों की समझदारी पर भी कमेंट करना चाहिए? क्या इस पर कोई क्लैरिटी है? देखिए, इस पर बहस तो होती है। सरकारें या अफसर कह सकते हैं कि भाई पॉलिसी बनाना, फैसले लेना हमारा काम है, ऑडिटर का काम तो बस नियम देखना है जी। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है। कोर्ट ने माना है कि औचित्य ऑडिट के दायरे में सीएजी को ये देखने का अधिकार है कि क्या खर्चा सिर्फ नियमों के हिसाब से ही नहीं,
बल्कि विवेकपूर्ण बुद्धिमानी से और जनता के हित में किया गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है। हाँ। तो ये सिर्फ नियमों की लकीर पीटने वाली बात नहीं है। हाँ। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी पर एक तरह की टिप्पणी है। इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए क्या हम वो दिल्ली जेल बोर्ड वाले उदाहरण पर बात कर सकते हैं जिसका जिक्र है हमारी जानकारी में? उससे शायद ये प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। जानकारी के मुताबिक सीएजी ने दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट किया और 2023 में रिपोर्ट दी। अच्छा। इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात सामने आई, करीब 73,000 करोड़ का भारी घाटा। 73,000 करोड़। 73,000 करोड़, ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है किसी एक संस्था के लिए। रिपोर्ट में सिर्फ घाटे का नंबर था या वजहें भी बताई थीं? नहीं, सिर्फ नंबर नहीं था। अच्छा। रिपोर्ट ने घाटे की मुख्य वजहों को भी पॉइंट आउट किया, जैसे पानी की बड़े पैमाने पर चोरी या लीकेज, जिसे नॉन रेवेन्यू वाटर कहते हैं। मतलब पानी सप्लाई तो हुआ, हाँ। पर उसका बिल नहीं आया या पैसा नहीं मिला। अच्छा, लीकेज और चोरी। हाँ, और दूसरा पानी के बिलों की वसूली में बहुत कमी या अकुशलता। तो ये सिर्फ पैसे का घाटा नहीं था, ये मैनेजमेंट में, रिसोर्स मैनेजमेंट में गंभीर कमियों की तरफ इशारा था। और जब ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई तो इसका कुछ असर हुआ या बस रिपोर्ट आ गई और बात खत्म? नहीं, प्रोसेस के हिसाब से रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, पब्लिक हुई, विधायकों के सामने आई। जानकारी बताती है कि इसके बाद पॉलिसी लेवल पर सुधारों की बात शुरू हुई, जैसे पानी के लॉस को ट्रैक करने और रोकने के लिए नए बेहतर वाटर मीटर लगाने की बात हुई। बिलिंग और कलेक्शन प्रोसेस को सुधारने पर जोर दिया गया, लीकेज कंट्रोल करने के उपाय सोचे गए। मकसद साफ था, फाइनेंस सुधारना और पानी जैसे कीमती रिसोर्स को बचाना। तो यहाँ हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे संविधान का एक अनुच्छेद 149, संसद का एक कानून 1971 एक्ट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी सीएजी मिलकर जमीन पर असर डाल सकते हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट बनाकर फाइल करने वाली बात नहीं है, ये बदलाव लाने का एक टूल बन सकता है। यही दिखाता है कि सीएजी की ऑडिट रिपोर्टें सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं होती, वो पब्लिक डिबेट को दिशा दे सकती हैं, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव पर नजर रखने के लिए जरूरी जानकारी देती हैं और सबसे जरूरी, सरकार को अपने काम करने के तरीके सुधारने और ज्यादा जवाबदेह बनने के लिए पुश कर सकती हैं। ये असल में फाइनेंशियल गवर्नेंस, वित्तीय सुशासन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये पक्का करता है कि जिनके हाथ में पावर है वो जनता से मिले पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी और पारदर्शिता से करें। सही कहा। ये पूरा सिस्टम संविधान का प्रोविजन, कानून, ऑडिट का तरीका, रिपोर्टिंग और फिर उस पर एक्शन, ये सब मिलकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करते हैं, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सिर्फ सरकार के अंदर की बात नहीं है। जब सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक होती है तो मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम लोग, सबको सरकार के काम पर सवाल उठाने का, जानकारी मांगने का एक आधार मिलता है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। तो कुल मिलाकर आज हमने अनुच्छेद 149 के जरिए यह समझा कि सीएजी किस तरह भारत के इतने बड़े और जटिल फाइनेंशियल सिस्टम का एक तरह से सजग प्रहरी है। ये एक ऐसा संवैधानिक मैकेनिज्म है जो ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकारें, केंद्र हो या राज्य, जनता के पैसे का हिसाब दें। ऑडिट से पारदर्शिता आती है, कमियां पता चलती हैं और उम्मीद है कि इससे सुधार भी होता है। बिल्कुल, ये जनता के पैसे की रखवाली का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन जाते जाते एक सोचने वाला सवाल छोड़ना शायद दिलचस्प होगा। इसका इशारा हमारी जानकारी के स्रोत में भी है। अभी तक हमने ज्यादातर सरकारी विभागों, संस्थाओं, कंपनियों की बात की, पर आजकल बहुत सारे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। हाँ, तो उसमें प्राइवेट कंपनियां शामिल होती हैं और उनमें भारी मात्रा में पब्लिक का पैसा लगता है। तो सवाल ये उठता है, और ये भविष्य के लिए एक अहम मुद्दा हो सकता है, क्या सीएजी के ऑडिट का दायरा इन बड़ी प्राइवेट कंपनियों या ठेकेदारों तक भी बढ़ना चाहिए, जो बड़े पैमाने पर सरकारी प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जिनमें जनता का पैसा लगा है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की हदें कहाँ तक होनी चाहिए, खासकर जब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल कर रहा हो? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या मौजूदा कानून इसकी इजाजत देता है या इसके लिए कुछ नया सोचना होगा, और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? इस पर यकीनन और सोचने की, बहस करने की जरूरत है। ये दिखाता है कि संविधान और उसके सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि समय और जरूरत के हिसाब से उनकी व्याख्या, उनका दायरा बदलता रहता है, विकसित होता रहता है। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दिखाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा लगातार इवॉल्व हो रहा है और भविष्य में हमें इस पर और ध्यान देना होगा।
ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है कि पब्लिक का पैसा जहां भी जाए उसकी निगरानी कैसे हो।